अस्सलामुअलैकुम। रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से प्रोग्राम मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर। हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की उन नामवर शख्सियात को दावत देते हैं जो मुल्क में यानी कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त कोशां रहती हैं और अज़्म हिम्मत की नई मिसाल कायम करके पाकिस्तान की पहचान का बायस बनते हैं। इसी तरह आज भी हमने जिस प्रोग्राम में शख्सियत को मदऊ किया है, ये शख्सियत इतनी नामवर हैं कि जिनका लबों पर नाम आते ही माजी के दरीचों, माजी की पगडंडियों और माजी के झरोकों पर मुश्तमिल पुरानी और सुनहरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इन्होंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं और जब भी इनका तज़किरा किया जाता है, जब भी इनके किरदार की बात होती है तो हमारे पाकिस्तानियों की गर्दन फ़ख्र से तन जाती है। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ इसी जगह से किया जिसको रेडियो पाकिस्तान कहते हैं और ये शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। बहुत ज़्यादा ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पर काम किया बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ और मुतअद्दिद जगहों पर अपने ड्रामे रिकॉर्ड करवाती रहीं और आपने भी यकीनन देखे होंगे। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है आज के प्रोग्राम में, जो शख्सियत ज़ीनत बनी है इस प्रोग्राम की, उनका नाम है मोहतरमा लैला ज़ुबैरी साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरे तमाम सुनने वालों को मैं अपना सलाम पेश करना चाहती हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मशकूर कि आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। जाबिर, मैं आपको बता दूं कि रेडियो पाकिस्तान के लिए मेरे पास हर वक्त होता है, क्योंकि रेडियो मुझे अपना घर मालूम होता है। रेडियो से ही मैंने अपने समझ लें कि शोबिज़ का में कदम जो रखा, पहला कदम वो रेडियो पे ही था। और जो मैं आज नज़र आ रही हूँ आपको शोबिज़ में, उसकी वजह भी रेडियो ही है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से था। जमील ज़ुबैरी साहब जो डिप्टी कंट्रोलर रिटायर हुए थे, तो उनकी वजह से ही मुझे शौक़ पैदा हुआ और उनकी हौसला अफजाई की वजह से ही मैं इस मकाम तक पहुंच पाई। ये वही बात है कि ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ जी से। बिल्कुल, गुजरे नहीं हैं, अभी हम मौजूद हैं। और जब भी रेडियो मुझे याद करता है मैं ज़रूर आती हूँ, अगर हाँ बशर्ते कि मैं शहर में हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी ट्रैवलिंग रहती है, क्योंकि मुझे शूट्स के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। मगर जब भी मैं शहर में होती हूँ और मुझे रेडियो पाकिस्तान से कॉल आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो का मुझ पर हक़ है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रेडियो जाऊँ, तो इस वजह से। अच्छी बात है और हमें भी खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और मुलाकात का शर्फ़ आपने बख्शा है। ये कहा जा सकता है कि रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ जो आपने किया, इसका क्रेडिट आपके वालिद साहब को जाता है, गो कि वो रेडियो में उस वक्त काम कर रहे थे जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने इंट्रोड्यूस ऐसा मुझे नहीं करवाया, बल्कि हुआ ये कि उनके साथ हम अक्सर जाते थे रेडियो, तो शौक़ पैदा हुआ और हमने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त की, मैं और मेरी छोटी बहन बेला जो कि अब डॉक्टर हैं, तो हम दोनों ने उनसे कहा कि हम जाना चाहते हैं रेडियो पे, हम भी प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। बच्चे थे हम लोग उस वक्त, तो पापा ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर तुम लोग जाके ऑडिशन दो और अगर ऑडिशन में अप्रूव हो जाओ तो बेशक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले लो, मगर जब ऑडिशन के लिए जाओ तो ये बताना मत कि तुम मेरी बेटियाँ हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने मेरिट पर आओ। हम दोनों गए और हम ऑडिशन के लिए हमने नाम लिखवाए। वहाँ पे SM सलीम मरहूम साहब उस वक्त होते थे वहाँ पे, उन्होंने हमारा ऑडिशन किया और जब हम दोनों अप्रूव हो गए ऑडिशन में तो उन्होंने हम नाम लिख रहे थे, पूछा कि वालिद साहब का नाम, तो हम लोगों ने कहा जमील ज़ुबैरी, तो बड़े वो हैरान हुए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप उनकी बेटियाँ हों? तो हमने कहा जी उन्होंने मना कर दिया था। बहरहाल ये कि हम अल्लाह का शुक्र है अपने मेरिट पर हम लोग अप्रूव होकर रेडियो में आए और फिर हम लोगों ने उसमें प्रोग्राम्स शुरू किए, बच्चों के प्रोग्राम्स, स्कूल ब्रॉडकास्ट और इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। उस ज़माने में होता था कहकशां मज़ाहिया खाकों का प्रोग्राम, स्टूडियो नंबर 9 होता था जिसमें कि ड्रामे होते थे। तो उस ज़माने में तो TV नहीं था, तो रेडियो ही बहुत ज़्यादा सुना जाता था
और बड़ा फ़ख्र महसूस होता था उसमें काम करके। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हमने उसमें काम शुरू किया था। बल्कि जश्न तलबा हुआ करता था उस ज़माने में, जो स्टूडेंट्स फेस्टिवल होता था, उसमें तलबा ही थे जो कि ड्रामे लिखते थे, वही उसको डायरेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, और एक्टर्स भी वही होते थे। तो उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था और उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था फीमेल एक्ट्रेसेस में। आपकी एज क्या थी जब ये आगाज़ आपने किया है? मेरे ख्याल से होंगी कोई 9 साल की। अच्छा, इतने अर्लियर स्टेज में आपने कदम रखा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने टेलीविज़न की तरफ सफ़र जी, फिर टेलीविज़न आ गया। जब टेलीविज़न आया तो फिर वही जो रेडियो के लोग थे वो टीवी में चले गए। तो इस वजह से फिर वो, क्योंकि सभी जानते थे, तो उन्होंने फिर वहाँ पे भी मैंने कुछ हिस्सा लिया प्रोग्राम्स, बच्चों के प्रोग्राम्स में। कोई उस वक्त थोड़ी बड़ी हो गई थी, मगर ये कि जैसे एक परी का कैरेक्टर किया किसी एक ड्रामे में, इस तरह से। तो जो पहला प्ले था उसका नाम क्या था टेलीविज़न पर? जी, एक तो उस ज़माने में आया था टिक टिक कंपनी, एक आता था बच्चों का, साइंस फिक्शन टाइप था, उसमें मैंने हिस्सा लिया था, उसमें काम किया था मैंने कुछ। तो प्ले के लिए भी किसी ने ऑफ़र किया या खुद वहाँ? हाँ, नहीं, जाहिर है किसी ने ऑफ़र ही किया। मैं आज तक कभी रेडियो या टेलीविज़न कभी खुद से नहीं गई जब तक बुलाई नहीं गई। बड़ी बात है। तो अच्छा, एक और ख़ास बात है कि आपकी अर्लियर स्टेज में ही शादी भी हो गई थी। जी, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी जब मेरी शादी हुई है। तो इस वजह से फिर ये सिलसिला मुनक़ता हो गया बीच में, क्योंकि हस्बैंड आर्मी में थे और हमारी पोस्टिंग्स ऐसे इलाक़ों में होती थी कि जहाँ पे ना रेडियो था ना टीवी था, जैसे खारियाँ वगैरह इस तरह के इलाक़ों में हम लोग ज़्यादा रहे। तो फिर कोई ख़्याल भी नहीं आया कि मैं वापस इस तरफ आती। फिर जब हम लोगों की पोस्टिंग कोयटा में थी, तो कोयटा में एक प्रोड्यूसर थी जो कि पहले कराची में होती थी रेडियो पे, मिस तैमूरी, उनसे मुलाकात वहाँ पर हो गई। वो ज़माने में वहाँ पे फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं कहने लगी कि तुम आके वो फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम करो। तो क्योंकि एक पुराना वो तो था अंदर, एक चिंगारी छुपी हुई जो शौक़ था, ये शौक़ कभी जाता नहीं है, तो वो अंदर मौजूद रहता है इंसान के। तो लिहाजा एक मुझे एक वहाँ पे रोशनी की किरण नज़र आई और मैं फ़ौरन उस तरफ दौड़ पड़ी और मैंने फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम शुरू कर दिया रेडियो से। और काफ़ी अर्से मैंने वो प्रोग्राम वहाँ पे जारी रखा। उसके बाद टेलीविज़न पे कासिम पाशा साहब आ गए और उनसे मुलाकात हो गई। जब उनके साथ मैंने बचपन में एक एज एन एक्टर काम किया था, एक उमर मारवी एक ड्रामा था जिसमें वो भी थे और मैं भी थी, तो वो फादर को भी जानते थे। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि देखो मैं कोयटा पोस्टेड हूँ और मुझे बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे फ़ीमेल टैलेंट की, तो तुम मेरा एक ड्रामा कर लो। अब उस ज़माने में मैं टीच भी कर रही थी, बच्चे भी छोटे थे, तो मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी कि मैं करूँ कि ना करूँ, मगर उन्होंने बेहद इसरार किया। उनके बेहद इसरार करने पर मैंने एक ड्रामा करने की हामी भर ली और टेलीविज़न पर वो मेरा पहला प्ले था। किरदार सीरीज़ थी एक, उसमें एक सिंगल प्ले था, वो मैंने उसमें काम किया। और जब वो चला ड्रामा, तो उस ज़माने में तो एक ही चैनल था, पाकिस्तान टेलीविज़न, और 8 बजे का ड्रामा तो लोग ज़रूर देखते थे, प्राइम टाइम था वो। तो जब वो ड्रामा चला तो आप यकीन करें, मैं अगले दिन जब घर से निकली तो मैं मशहूर हो चुकी थी। रातों रात शोहरत मिल गई थी। शोहरत मिल गई। तो वो शोहरत इतनी मुझे अच्छी लगी कि जब मुझे दूसरा ड्रामा ऑफ़र हुआ तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने फिर वो सिलसिला जो था वो फिर उस वक्त चल पड़ा और वो आज तक चल रहा है। इस बात को कोई 30 साल से ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह, किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान हुई है कि आज तक आप अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और मैं समझती हूँ कि वही है जो कि इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है। एक शेर है, आप ही की नज़र करूँगा कि जो रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। आपको जब भी हमने देखा है एक ही रूप में आप नज़र आई हैं माशाल्लाह। वो के किरदार मुख्तलिफ रहे हैं लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से कि स्टिल माशाल्लाह यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और इसका राज क्या है ये पूछना चाहेंगे कि हमेशा आपने अपने आप को मेनटेन रखा हुआ है। जी, बुराज ही क्या जो बता दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अल्लाह का करम भी है कुछ, और दूसरी बात है कि हाँ थोड़ा बहुत ख्याल तो ज़ाहिर है करना ही पड़ता है। थोड़ा सा अपना डाइट का ख्याल, थोड़ा सा एक्सरसाइज
और नींद पूरी हो जाए ये ख्याल रखना, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है वो भी इसमें एक रोल प्ले करती है कि इंसान अगर अंदर से पॉजिटिव हो तो वो रिफ्लेक्ट होती है वो चीज़ उसके फेस के ऊपर। तो कोशिश ये की है कि हमेशा पॉजिटिव रहूं, पॉजिटिव थिंकिंग रखूं, किसी से हसद ना करूं, कोई जेलसी ना करूं, बुरे ख्यालात जहन में ना लाऊं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसके अलावा योगा करती हूँ और जब भी वक्त मिले, जो कि कम कम मिलता है मगर फिर भी कोशिश होती है कि जब भी टाइम मिले ज़रूर थोड़ी बहुत योगा कर लूँ। और उसके अलावा डाइट में थोड़ा सा ये है कि क्रैश डाइट तो नहीं करती, मगर ये कि ज़रूर थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ, वॉच रखती हूँ कि जो कुछ मैं खा रही हूँ क्या खा रही हूँ। मुझे मतलब ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए ईटिंग, और ये भी ना हो कि बहुत अंडर हो जाए, क्योंकि उससे भी फेस पे आपके इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करती हैं तो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, चेहरे फ्रेश नहीं रहते, तो इसलिए हेल्दी खाना चाहिए। तो कोशिश ये होती है कि हेल्दी फूड खाऊं, पेट भर के खाऊं, ये नहीं है कि पेट खाली रखूं, मगर हेल्दी फूड पे ज़रूर जोर दें। और हमारी भी ख्वाहिश है और हम चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही दिखती रहें, जितने भी आपको चाहने वाले हैं। आप लोग की दुआएं भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करने वाले हैं, उनकी दुआएं शामिल हैं, और उनकी दुआएं शामिल रहीं तो अल्लाह करेगा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। गुज़श्ता तकरीबन आप कह सकते हो कि 3 दहाइयों से शोबिज़ के साथ आप मुंसलिक हैं, तो बहुत सारे मुनफरिद किरदार आपने अदा किए, निभाए। कोई ऐसा हो कि बहुत मुश्किल आपको लगा हो, या आप कहें कि मेमोरेबल हो, आपके लिए यादगार हो, दुश्वारी बहुत पेश आई हो, कोई ऐसा भी हुआ इत्तेफाक? अल्लाह का शुक्र है कि दुश्वारी एज सच कोई कैरेक्टर करने में नहीं है। हाँ, मुझे जो थोड़ी बहुत अब भी होती है दुश्वारी कोई कैरेक्टर करने में, वो इस तरह का कैरेक्टर होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा या नेगेटिव हो, या उसमें कोई बहुत बदतमीज़ और रूड दिखाया, क्योंकि मेरी नेचर में ये चीज़ नहीं है। आजकल मैं एक सीरियल कर रही हूँ कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा रूड और बदतमीज़ हूँ, और बहुत बुरी तरह लोगों से पेश आती हूँ, अपने हस्बैंड से बहुत बुरी तरह बात करती हूँ। तो वो मुझे करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, और वो बार बार मुझे डायरेक्टर रोक के कहता है, आप गुस्सा लेकर आए, गुस्सा नहीं आ रहा आपके अंदर, गुस्सा पैदा करें, बदतमीजी लाए, क्योंकि आपकी शख्सियत के बिल्कुल एक मुतज़ाद है, इसलिए उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। मगर जो एक मेरा यादगार कैरेक्टर है उसका मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूर चाहूँगी। वो कोयटा टेलीविज़न से ही था, और वो बहुत शुरू के मेरे ड्रामों में से है। उसका नाम था खाकजा। खाकजा का मतलब है कूड़े का ढेर। वो उसमें मैंने एक ऐसी लड़की का किरदार किया था कि जो नोमैड लड़कियां होती हैं, जो कि कूड़े में से चीज़ें चुनती हैं, और उस तरह का किरदार था। तो उसमें ये दिखाया था कि वो लड़की जो है कूड़े में से चीज़ें चुनती है, और तो मुझे वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर लगा था, जो मेरी ज़ात से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो उसके लिए मैंने जाकर बाकायदा ऑब्ज़र्व किया उन लड़कियों को कि वो किस तरह चलती हैं, किस तरह बोलती हैं, उनका मैनरिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ड्रेसिंग उनकी क्या होती है। फिर मैंने वो कैरेक्टर किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो किरदार करने में। उसमें कोई मेकअप नहीं था, कुछ नहीं था, हाँ सिर्फ ये था कि काला लगाई थी, कि गंद दिखाना था कि गंद मुंह पे मला हुआ है, और वो सारी चीज़ें। तो उसमें ये दिखाया था कि वो लड़की कचरे में से चीज़ें चुनती है, फिर एक औरत होती है जो कि डिज़ाइनर होती है, वो उसको आकर देखती है, फिर उसको लगता है कि ये अच्छी लग सकती है लड़की, वो उसको उठा के ले जाती है, नहला धुला के उसको रैंप पे लेकर आती है। फिर वो रैंप पर जब वो लड़की आती है, जब उसे लोग नज़र आते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब कुछ जो है ये गलत है। तो फिर वो वहाँ से भागती है, वापस वो कूड़े के ढेर पे आती है, और एंड में वो कूड़ा मल रही होती है मुंह पे, और कह रही होती है वो गंदा था, ये अच्छा है, और वो सब मुंह पे कूड़ा वापस मल लेती है। तो वो बड़ा मज़े का कैरेक्टर था, और वो मुझे करने में इतना मज़ा आया था। और उसमें और मुझे हमेशा वो कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं जो कि कुछ चैलेंजिंग हो, और चैलेंजिंग किरदार वही होते हैं जो कि आपकी ज़ात से मुख्तलिफ होते हैं। उसमें आपके पास परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा होता है, जिसमें आपको कुछ ख़ास नहीं करना, जिसमें आपको ऐसे ही जैसी मैं हूँ ऐसे ही रहना है, तो उसमें आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तो वो उसमें कुछ चैलेंज नहीं होता, तो वो करने में इतना मज़ा भी नहीं और आता। आप तो वैसे ही इतनी वर्सेटाइल है माशाल्लाह के हर तरह के किरदार आपने निभाए हैं जो हमने देखे और जो आपको दिए गए हैं। जी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्रामा किसी भी माशरे की तहजीब और सकाफ़त की पहचान हुआ करते हैं और उसकी अक्कासी करते हैं। बिल्कुल। क्या आप समझती हैं अब जो दौर है, अब जो ज़माना है, उस नोयत के उन पैरामीटर्स के तहत ड्रामा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? असल में बात यह है कि अब क्योंकि बेतहाशा चैनल्स आ गए हैं और बेशुमार ड्रामे बन रहे हैं, इतने ड्रामे बन रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर चैनल का पेट भरना है और हर चैनल को बेतहाशा ड्रामे चाहिए,
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उन पैरामीटर्स के अंदर रहकर ड्रामे कर रहे हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी दिखा रहे हैं जो कि हमारे माशरे का हिस्सा नहीं थी और जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें दिखाई जा रही हैं जिसकी मैं ख़ुद पर्सनली मुखालिफ हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर हो भी रही हैं तो हमें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि फिर उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस हो जाती है। जब लोग देखते रहते हैं तो वो चीज़ एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे कि दिखाया जाता है ड्रामों में बहुत ज़्यादा दो शादियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह की जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। और डिस्करेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको आप दिखाएं नहीं। जितनी ज़्यादा तशहीर होती है किसी भी चीज़ की, तो वो माशरे में वो एक तरह से कबूलियत हो जाती है उन चीज़ की, और वो आपको वो चीज़ अनयूजुअल नहीं लगती। या तलाक़ें बहुत ज़्यादा, मैं कल देख रही थी वो प्रोमोज चल रहे थे कुछ ड्रामों के कि एक के बाद एक यही हो रहा था कि मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, मुझे तलाक़ चाहिए, ये वो इतना ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई जाने लगी हैं। शायद ऐसा है कि एक ही नोयत के ड्रामे अब शायद बिल्कुल, तो वो असल में हमारे पास सब्जेक्ट्स कुछ कम हो गए शायद। अब देखें जो पहले के ड्रामे थे हमारे, उसमें आपको लगता था कि वाकई हमारे माशरे के चलते फिरते किरदार हैं जो कि उसमें दिखाए जा रहे हैं, मगर आज जो ड्रामा बन रहा है वो आप एक ख़ास सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, पूरे अपने माशरे के किरदारों को नहीं दिखाए जा रहे। तो मगर उसकी दूसरी वजह एक ये है कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया ड्रामा। मार्केटिंग वाले आपको बता रहे होते हैं कि कौन से एक्टर्स को आपको लेना है, कौन सी स्टोरीज़ चलानी है। अब जो है वो सारा मामला रेटिंग का है कि कौन से प्ले की रेटिंग ज़्यादा आ रही है और कौन सी प्ले की रेटिंग कम आ रही है, उस पर डिपेंड करके अब सारे ड्रामे बनाए जाते हैं। मैं कहती हूँ जाके अपने डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से कि देखें, अब जो आप ड्रामा बना रहे हैं लोग उसको इतने शौक़ से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसमें आप इतना रोना धोना दिखा रहे हैं और जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। तो आप वो चीज़ें दिखाएं जैसे पहले ड्रामे बनते थे, थोड़े से लाइट मूड में हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो उसमें। तो वो कहते हैं नहीं जी उनकी रेटिंग नहीं आती। जब तक आप औरत को बहुत मजलूम नहीं दिखाएं रेटिंग नहीं आती, औरत को रोता धोता ना दिखाएं रेटिंग नहीं आती। तो रेटिंग की वजह से सब कुछ दिखाना जब पड़ता है। तक राइट्स को वायलेट नहीं किया जाता तब तक उनका सब्जेक्ट समझ नहीं आता जी। तो ये मसले हो गए हैं अब। अच्छा। तो अब वो क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया ड्रामा, तो सब कुछ कॉर्पोरेट हो गया है, तो इस वजह से मसले हो गए। जब तक ड्रामा सिर्फ ड्रामा था तो बात अलग थी, अब बात मुख्तलिफ हो गई है। तो ये कि अब पैसा भी आ गया है बहुत इस फील्ड में, और हमारे लिए तो बेहतर ही हुआ है। ज़ाहिर है हमें तो बहुत बेहतर पेमेंट्स मिल रही हैं जो पहले मिलती थी, मगर हम लोग जो आए थे वो उस वक्त जुनून के तहत आए थे, जो कि हमें शौक़ था, जुनून था ड्रामे का, जो भी लोग उस वक्त आए थे। मगर अब जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि अब इसमें पैसा बहुत है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इनका ये है। अच्छा, आप ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहीं और ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं आपने? मैं अब आप देखेंगे मुझे बहुत जल्द। अच्छा। मैं एक फ़िल्म भी कर रही हूँ। पहले तो मैंने नहीं सोचा था कभी, मुझे बहुत दफ़ा ऑफ़र हुई, मगर जिस तरह की हमारी फ़िल्में बनती थी वो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थी, तो वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ कदम रखूँगी। मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहुत अच्छी फ़िल्में बनना शुरू हो गई हैं। काफ़ी हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आए हैं और वो पढ़ के आ रहे हैं फ़िल्म, और वो फ़िल्में बना रहे हैं। और बहुत से हमारे जो मोस्टली टेलीविज़न के एक्टर्स हैं वही, और रेडियो के, वो अब फिल्मों में आ रहे हैं। तो इस वजह से अब फिल्मों का मयार बहुत बेहतर हो गया है। अभी आप देखें जितनी भी पाकिस्तानी फ़िल्में अब आ रही हैं बहुत अच्छी फ़िल्में हैं, और वो बाहर की किसी भी फ़िल्म के साथ आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ जो कि कॉमेडी फ़िल्म है, और उसका मज़े की फ़िल्म है, मज़े का कैरेक्टर है उसमें मेरा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आएगी और आप लोग देखेंगे और फिर बताएंगे। और ये भी सरप्राइज़ है, ये भी एक सरप्राइज़ है, और आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि कैसी लगी, ताकि फिर मैं आगे भी फिल्म करने का सोचूं। और अगर नहीं पसंद आई लोगों को तो फिर खामोशी से टीवी और रेडियो तक महसूस कर लूँगी। नहीं, उम्मीद है कि पसंद करेंगे। माशाल्लाह इतने चाहने वाले आपके मौजूद हैं। तो ड्रामा आजकल कौन सा, कहाँ पे काम कर रही हैं? और ड्रामे मेरे आजकल 2-3 पे काम कर रही हूँ। एक है, उसका नाम है मेहर, एक है उडारी जो कि अभी ऑन एयर है ऑलरेडी, उसकी भी शूट चल रही है। और मन माइल जो कि चल रहा है उसकी तकरीबन शूट, उसकी तो ख़त्म हो ही गई है शूटिंग, मेरा काम ख़त्म हो गया है उसमें। अच्छा। तो ये है कि ये 2 ड्रामे चल रहे हैं। अभी एक और नया साइन किया है मैंने, जो कि उसकी शूटिंग अब स्टार्ट होने वाली है। अच्छा। इसी महीने के एंड में। तो बस काम तो चलता रहता है। एक्टिंग करना मुश्किल काम है या आसान काम है? हर शख्स, क्या आप समझती हैं कर सकते? नहीं, हर शख्स नहीं कर सकता। ये एक गॉड गिफ्टेड, ये एक सिंगिंग, एक्टिंग, ये ऐसे टैलेंट्स हैं
जो कि जिसके लिए कहा गया है कि आप या तो एक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। अच्छा, यानी ये नहीं, दो टोक बात है उसमें। ये नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती बना लेगा एक्टर। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ठीक है, आप उसको ग्रूम कर सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि अगर एक एक्टर नहीं है तो आप उसको ठोक बजा के एक्टर बना दें। तो इसलिए ये एक इनबॉर्न टैलेंट होता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया गया होता है आपके अंदर, सिंगर या एक्टर का। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप ज़रूर इस फील्ड में कर सकते हैं कामयाब। और ये इतना आसान काम नहीं होता। मैं नहीं समझती कि ये कोई आसान काम है, इसको आसान काम समझ के हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखें इसलिए मुश्किल है कि अपनी शख्सियत की, अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप एक दूसरी ज़ात के अंदर घुस रहे हैं, एक दूसरी शख्सियत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जो आप किरदार कर रहे हैं वो एक बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी है जो कि आप उसके अंदर जा रहे हैं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप एक्टर हैं, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप एक्टर नहीं हैं कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी कर सकें। राइट। तो मैं नहीं समझती कि ये एक बहुत आसान काम है और अच्छा मुश्किल काम है, अच्छा खासा, और उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। जो टेलीविज़न है, रेडियो तो नहीं मगर टेलीविज़न बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है। उसमें कोई जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। 12-12, 14-14 घंटे हम काम करते हैं, जो कि किसी फील्ड में नहीं होता, इतने लंबे आवर्स। अच्छा, अब कितनी मसरूफ़ियत होती है और आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ कंट्री भी जाती होंगी, तो हमारे त्यौहार बड़े मायने खेज़ होते हैं, वो कैसे मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ? जैसे कि ईद का त्यौहार स्पेशली मैं इस हवाले से बात करूँगा। देखिए, मैंने असल में ना अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की है। मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा घर फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद कोई भी चीज़ उसके बाद आती है, मेरा करियर, मेरी शोबिज़ जो भी है वो उसके बाद है। लिहाजा जब मुझे पता है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा घर, मेरी फैमिली है, तो मैं अपना जो भी प्लान करती हूँ, जो अपनी शूट्स, जो भी कुछ, तो वो मैं उसी हिसाब से प्लान करती हूँ कि मेरी फैमिली के साथ जो भी कोई भी त्यौहार है, कोई भी स्पेशल डे है, वो मेरा अपनी फैमिली के साथ गुजरे, चाहे वो मेरी सालगिरह है या मेरे हस्बैंड की या मेरे बच्चों की, या ईद, बकरीद या इस तरह के त्यौहार, या और कोई शादियाँ या कोई फंक्शंस या कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो वो मैं उसको जहन में रख के डेट्स उस हिसाब से देती हूँ। इस काम में कम से कम ये फ़ायदा है कि ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल होता है और आप अपनी मर्ज़ी से डेट्स देते हैं, तो अक्सर मैं नो भी कर देती हूँ जब मुझे पता होता है कि अब जैसे मेरी बेटी बाहर होती है, बड़ी वाली, वो मुझे पहले से बता देती है कि अम्मी मैं उन डेट्स में जो है मैं इस्लामाबाद आऊँगी, तो मैं उन डेट्स में पहले से, क्योंकि मुझे पता होता है, तो मैं कोई भी कभी नहीं लेती प्रोजेक्ट। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि वो आई भी थी और उन डेट्स में मुझे कोई एक दो बहुत अच्छे कमर्शियल्स ऑफ़र हुए जिनके पैसे भी बहुत ज़्यादा थे और कमर्शियल्स भी बहुत अच्छे वाले थे, मगर मैंने रिफ्यूज़ कर दिए क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटी आई हुई है, मुझे इस वक्त टाइम नहीं, या मेरी मदर आई हुई होती हैं, उन दिनों में मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई काम ना करूँ। तो ये कि इंसान टाइम मैनेजमेंट होती है, अगर इंसान टाइम मैनेजमेंट रखे तो मेरे ख्याल से अपनी प्रायोरिटीज़ को कर सकता है, ऑनर कर सकता है। राइट। एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे जहन में उभर रहा है और वो ये है कि हमारे जितने भी ड्रामा देखने वाले व्यूवर्स हैं, ये फ़िल्म देखते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने हीरोइन को, हीरो को कॉपी करें। जी। क्या आप समझती हैं कि जैसे ड्रामे में किरदार निभाए जाते हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाया जाता है, अदाकार या फ़नकार अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही होते हैं? क्या ये डिस्पैरिटीज़ मौजूद हैं या ऐसा ही होता है? मतलब लोग जानना चाहते हैं कि अदाकार अपनी ज़ाती ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या वो इसी तरह शान शौकत और ठाट बाट और इस तरह के एटीट्यूड के साथ? देखिए, वो जो एक्टिंग होती है वो तो एक डिफरेंट होता है ना, वो तो आप, मैंने बताया कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप किसी दूसरे पर्सनालिटी में जा रहे होते हैं, तो वो आपकी शख्सियत तो नहीं होती जो नज़र आ रही होती है, वो तो जो आप किरदार कर रहे होते हैं उस किरदार की शख्सियत होती है, तो वो चीज़ नहीं होती, ज़ाहिर है वो सब कुछ नहीं होता, जितना ग्लैमर और जो कुछ नज़र आता है उतना होता नहीं है। जब देखा है मैंने कि लोग अक्सर, उनको शौक़ होता है कि हम शूटिंग्स जाकर देखें, जब वो शूटिंग्स देखने आते हैं बड़े तंग हो जाते हैं वो थोड़ी देर में, क्योंकि वो चीज़ नहीं होती। जब वो हम काम कर रहे होते हैं तो वो एक चीज़ बार बार कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे, तो उनको लगता है कि ये तो वो नहीं है जो हम देख रहे थे स्क्रीन पे, तो उससे डिफरेंट होता है। मगर हाँ, जैसे अब ये है कि एक इंसान के अंदर की जो शख्सियत होती है वो उसकी थोड़ी सी फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अब मेरा एक इमेज है, अब चाहे मैं कितने ही नेगेटिव किरदार कर लूँ या मैं जितने भी गुस्से वाले, बदतमीज़ी वाले किरदार कर लूँ, लोग मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लोगों ने एक अपने अंदर, लोगों का इमेज है कि मेरी जो पर्सनालिटी है एक सॉफ्ट नेचर है, तो लोगों को पता है कि वो है। मुझे जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं हाँ, वो तो हमें देख के अंदाज़ा हो जाता है स्क्रीन पे कि आपकी सॉफ्ट नेचर है, आप इस तरह की हैं।
तो वो थोड़ा बहुत तो होता है, वो तो पता चल जाता है कि आप किस तरह के हैं। राइट। तो शोबिज़ इंडस्ट्री में जो नए आने वाले हमारे स्टूडेंट्स, उनको कहना चाहिए इस इंडस्ट्री की, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? जो नए अदाकार हैं, मॉडल्स हैं, फ़नकार, अदाकार। जी बिल्कुल, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पहले एक ज़माने में ये टैबू था कि समझा जाता था कि आप अगर शोबिज़ में हैं तो शायद इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, इतना हमारे माशरे में उसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और पढ़ के भी आ रहे हैं। अब तो मैथ्स कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अब ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है, और मैं जब अगर बुराई होती तो मैं 30 साल से क्यों कर रही होती ये काम, 30 साल से क्यों होती इस काम में। तो इज़्ज़त इंसान अपनी खुद बनाता है, और जैसा कि हर काम के लिए ज़रूरी है कि आप डेडिकेशन के साथ करें, मेहनत करें और अपने दिल से करें, जो काम भी करें अपने दिल से करें, और ये सोच कर ना करें कि जी रातों रात बस हमें मिल जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता। अब आजकल जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो दिल छोटा ना करें और ज़रूर मेहनत करें। और मुझे यकीन है कि अगर आप मेहनत से, लगन से कोई भी काम करें तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह इसमें भी है कि अगर आप मेहनत और लगन से करेंगे तो ज़रूर कामयाबी हासिल होगी आपको। प्रोग्राम के अख्ताम में एक आखिरी क्वेश्चन है कि कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी पूरी नहीं हो? अल्लाह ताला ने इतना कुछ से आपको नवाज रखा है माशाल्लाह, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश अधूरी रह गई हो, कोई ऐसा है? वैसे तो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो मैं अल्लाह का हर सांस के साथ भी अगर शुक्र अदा करूँ तो कम है कि अल्लाह ताला ने वाकई में बहुत नेमतें दी हैं और बहुत नवाजा है। कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो की हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और बहुत सब ख्वाहिशें पूरी कर देता है। राइट। बहुत मशकूर हूँगा अपनी तरफ से भी और रेडियो पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी कि आज आपने वक्त निकाला अपना मसरूफियात में से और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके और अपने रेडियो के लिसनर्स से बात करके और अपने बारे में सब कुछ बता के, और मुझे पता है कि लोग जानना चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि मौका मिले और हम उनसे बात कर सकें। थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी मोहतरमा लैला ज़ुबैरी साहिबा, जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, और इनकी गुफ्तगू जो इनके अपने ही तजर्बात, मुशाहिदात और इल्म की बुनियाद पर थी वो आप तक पहुँचाई। बेशक